ऐसा क्यों है कि होटल 7 दिन के लिए बुक होता है, फिर 2 दिन और बुकिंग होती है, फिर 5 जुलाई, फिर उसके बाद 12 जुलाई। यानी अगर हमने सब पूरा तय कर रखा है तो हमें पता होगा ना कि 7 दिन में खेला हो जाएगा। ये तय ही नहीं हो पाया, 7 दिन बुकिंग, फिर बढ़ाई गई, फिर बढ़ाई गई। यानी इसका मतलब रणनीति जो बनाई गई थी कहीं ना कहीं, और ऐसे में जब उद्धव सरकार कोई झटका ही नहीं दे पा रहे हो, कब तक गुजारोगे गुवाहाटी में? एक दिन तो आना पड़ेगा चौपाटी में, कह रही है। लेकिन फिर चित्रा जी फिर से हम कह रहे हैं, आपने बहुत सारी बातें कर दी। आइए राजीव, अरे सुनिए ना, बीजेपी कहाँ है? आप बहुत हल्के में ले रही हैं बीजेपी को, अमित शाह को बहुत हल्के में सब लोग ले रहे हैं आप। नहीं हल्के में कौन ले रहा है? नहीं, पूरी तो आप भी बोल रहे हैं जनता भी हल्के में ले रही है, जिताई जा रही है लगातार चुनाव हल्के में इसीलिए खड़ा है हम बोल रहे हैं बीजेपी। आप इस गेम को बिल्कुल लेकिन सईद सर, आप शरद पवार को फिर क्या हम हल्के में लें? क्या शरद पवार कुछ भी नहीं कर पाएंगे? वो महाराज जहां पर पटकनी दी थी पिछली बार, सुबह पतली और शाम को मामला बदल गया था। अच्छा, ये गेम हो रही क्यों हो रही है? ये गेम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का है, बीजेपी कर रही है। आप नहीं तो देरी की वजह क्या है? ये 19 का बदला है ना? शिवसेना को ही खत्म कर दो, पार्टी ही खत्म कर दो। एक चीज और बड़ा दिलचस्प है, जिस मुंबई में ये सारा खेल हो रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उपज भी वहीं से हुई थी एक वक्त पे। बहुत साल, आई थिंक 97 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अपने आप में बहुत दिलचस्प है मुंबई की ये पूरी सियासत। और यहाँ पर मैं बता दूं, जैसे भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ उसका अच्छा गठबंधन था, सारी चीजें, लेकिन 19 में जो बड़ा झटका मिला भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद उसने अपनी चाल बदल ली। वो उसके एक बड़े नेता को तोड़ते हुए। एक और चीज, जैसे उद्धव ठाकरे ने ये कहा ना कि उन्होंने हमारी इतनी बेइज्जती की, जिन्होंने हमारे बारे में इतना भला बुरा कहा, उस बीजेपी के साथ मैं कैसे जाऊंगा। ये प्रस्ताव दिया गया था ना कि अगर आप बीजेपी के साथ चले जाते हैं एनसीपी और कांग्रेस को छोड़ के, तो बागी विधायक लौट आएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें इतना बुरा कह दिया कि हम उनके साथ नहीं जाएंगे। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने, एक सेकंड कंप्लीट कर लेने दो शुभांकर, एनसीपी और कांग्रेस, क्या ये इन्होंने बुरा भला नहीं कहा था? इनकी तो जंग चल रही थी उद्धव के साथ। आपको बीजेपी की बातें इतनी बुरी लग गई? सियासत में कुर्सी ही सब कुछ है। कुर्सी बचाने के लिए दुश्मन को भी कभी दोस्त बना लेना पड़ता है, और कभी जो दोस्त होते हैं वो दुश्मन बन जाते हैं। एक वक्त में बाला साहब ठाकरे का ही वो बयान तो वायरल हो रहा था ना कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी पार्टी खत्म कर दूंगा, बट कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। और वही उद्धव ठाकरे, कांग्रेस जो 4 नंबर की पार्टी थी महाराष्ट्र की सियासत में, आप उसके साथ एनसीपी के साथ बैठकर सरकार बनाते हो, और जो पहले नंबर की पार्टी है 106 विधायकों वाली, उसको आप छोड़ देते हो। जबकि सच्चाई यही है, देखिए अंदर खाने जो भी बातें होती हैं। 2019 का मुझे इलेक्शन, चूंकि मैंने कवरेज किया था महाराष्ट्र में जाकर, ये बात बिल्कुल सच है कि बीजेपी शिवसेना ने जब आपस में मिलकर लड़ाई लड़ी थी, एक भी बार चुनाव के पहले ये खबर नहीं आई थी कि बीजेपी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाएगी। अगर ये था तो वो पर्दे के सामने होता, इसमें छिपाने वाली क्या बात है? नीतीश कुमार का बिहार में था कि नीतीश जो भी पार्टी जितनी सीटें जीते नीतीश सीएम बनेंगे, और 42 सीटों के साथ नीतीश सबसे नीचे वाली पार्टी रहे, उसके बावजूद उनके मुख्यमंत्री बने। अभी भी चित्रा, लेकिन अगर आपको याद हो कि 2014 में जब चुनाव हुआ था, तब एक कैंपेन चला था शिवसेना ने 150+ का। उस वक्त भी कहा गया कि शिंदे गुट जो थे उनके कुछ विधायकों ने विरोध किया एनसीपी के साथ जाने का। अब एक सवाल आप दोनों से मेरा, क्योंकि आप लगातार कवर करते आए हैं, मुझे तो लगता है अमावस वाली पूरी खबर समझ लीजिए, 3 बार बड़ा इंटरेस्टिंग है वो अमावस वाली पूरी खबर। उसके बाद 3 बार शिवसेना टूटी, और बार-बार शिंदे ग्रुप आरोप लगाता है कि तीनों बार एनसीपी प्रमुख का उसमें हाथ था। तो ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि एनसीपी प्रमुख, एक पवार जो है पावर बन गए हैं, शिवसेना प्रमुख जो है इस वक्त उद्धव ठाकरे, वो सैड नजर आते हैं, वहां से निकल जाते हैं सीएम हाउस से, लेकिन पवार से मिलकर आते हैं पावरफुल नजर आते हैं। भीष्म पितामह है वो, संजय राउत के ये शब्द हैं। संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र की सियासत के भीष्म पितामह है शरद पवार, 3 बार, और उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। उन्हीं की तो चल रही है, इसीलिए तो बाकी परेशान है। तो ऐसी क्या एनसीपी के लोग इतने ज्यादा हावी है। देखिए मैं बताऊं, उद्धव ठाकरे जो एक नेता, जो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, जो बिल्कुल ब्रांड जो बाला साहब ठाकरे में थी, उद्धव ठाकरे पोलाइट हैं, वो सॉफ्ट स्पोकन हैं, और मुझे तो आदित्य ठाकरे का कि हम थोड़े शरीफ क्या हुए, दुनिया पूरी बदमाश हो गई। तो ये बात सच है कि बाला साहब ठाकरे का कंपैरिजन में अगर हम उद्धव और आदित्य को देखेंगे, ये लोग सॉफ्ट स्पोकन है, ये इतने हार्श नहीं, ये बोलते भी बहुत सॉफ्टली हैं। उसी का अब शिवसेना उस माइंडसेट की पार्टी ही नहीं रही है। एनसीपी लोग आकर हावी हो गए। सारे जो अहम मंत्रालय, यहाँ पर कहा जा रहा है 40 विधायक वहां पहुंच गए। अरे भैया, जो ये तुम्हारा खुफिया विभाग था, वो खुफिया विभाग तो इनके अंडर में था एनसीपी के। क्या आपको रातों रात पता नहीं चला, या आपको पता चला लेकिन चूंकि आप भी ब्लैकमेल करना चाहते थे, इस वजह से आपने जानकारी नहीं। 40 प्रदेश के बाहर निकल के पुलिस को खबर नहीं हुई, पता ही नहीं चल रहा है। एनसीपी का जो भी मंत्री है, ये उसकी वो पार्टी करके मंत्री है, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि आप सो रहे थे जब 40 के 40 विधायक सूरत और फिर गुवाहाटी निकल रहे थे। लेकिन 2 मंत्री एनसीपी के जेल में भी हैं, जो 2 लोग रहे। तो ये खबर ये भी चल रही थी कि क्या बैकडोर से कोई और साजिश भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि 2 लोग का जेल में होना, कई सारे केसेस होना। आज ईडी ने समन दोबारा भेजा है संजय राउत को।
देखिए, संजय राउत वाला मामला पुराना है, हालांकि इस तरह के मामले में सियासत होती ही होती है। राहुल गांधी का भी मामला 2012 का मामला है, लेकिन अभी भी उनसे ईडी पूछताछ करती है तो कहा जाता है कि सियासत ही है वो। लेकिन तो नवाब ईडी मलिक को और बाकी पुराने चीजों वाले को जो लेकर, वहाँ के नवाब गृहमंत्री- मलिक का देखिए हाल ही में उन्होंने ईडी को लेकर या जिस तरह की ये जो भी वहां पे नशे की चीजें, इसको लेकर जो बातें उनकी ओर से कही जा रही थी, उनके ऊपर कई पहले से मामले चल रहे थे।